हेलो साथियों, नमस्कार। तो दोस्तों, हम लोग सॉल्व कर रहे थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना चक्र की प्रैक्टिस टेस्ट आपके आने वाले एग्जाम यूपी टेट 26 के लिए। साथियों, इस घटना चक्र की हम लोग दो टेस्ट सीरीज कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है पूरी तरह से। पार्ट ए पार्ट बी के रूप में हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है। अगर आप नहीं देखें तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियोस को देखिए। एक से बढ़कर एक आपको प्रश्न मिलेंगे जो आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा धार लगाएंगे। तो साथियों, यही हम आज दो टेस्ट सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हम इसी घटना चक्र की यह तीसरी प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों, एक से बढ़कर आप लोगों को तो पता होगा साथियों, घटना चक्र जैसी प्रैक्टिस टेस्ट कितनी ताकतवर प्रैक्टिस टेस्ट होती है। अगर आप लोग इसे मिस कर रहे हैं तो आप अपने एग्जाम के लिए एक बहुत बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप इस चीज को समझ रहे होंगे कितनी बेहतरीन चीज है। आप इसे पढ़ेंगे, जो आपकी टेस्ट सीरीज तो तैयार होगी, साथ ही साथ हम उसके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर एक चीजों को तोड़ तोड़ कर बताते हैं। सारी चीजें आपके दिमाग में छप जाएंगी, बस आप एक बार जुड़ कर देखें। तो आप चाहे प्राइमरी स्तर का तैयारी कर रहे हो या फिर आप जूनियर का, दोनों के लिए बहुत बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा आपके लिए। उसकी चिंता ना करें, हम डीप तक जाके चीजों को बताते हैं जैसे आपके दिमाग में वो छप जाए। तो यहां पहले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्या करें? गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है और मनोविज्ञान में इसका अर्थ क्या है? तो मेरे भाई, सबसे पहले आप जान लो, ये गेस्टाल्ट नाम का जो शब्द है यह एक जर्मन शब्द है। कौन सा शब्द है दोस्तों? जर्मन शब्द है। अगर आपको इतना पता है, क्योंकि दो चीज पूछ रहा है, किस भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या है मनोविज्ञान में, तो आपको अगर एक चीज पता लग गया ये जर्मन का है, तो जर्मन कहीं नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर सिर्फ यही है। तो इसका मतलब आप समझ गए कि इसका अर्थ जो होता है व्यवस्थित समग्र होता है, यानी ऑल ओवर मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? जैसे आपके सामने एक साइकिल की बजाय साइकिल के पुर्जे रख दो, पाइडिल, मेडगार्ड, उसका रिम, टायर, ये सब, तो आप उसको उतना बेहतरीन तरीके से नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर वही चीज, सारी चीजों को जोड़कर एक साइकिल बना दिया जाता है, एक व्यवस्थित मैनेजमेंट आपके सामने रख दिया जाता है, प्रॉपर साइकिल बन जाती है, तो आपको उसे समझने में ज्यादा आसान हो जाता है। तो वही बात ये कह रहे हैं, इसका मतलब यही होता है, व्यवस्थित समग्र का मतलब यही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, आपका मन उसे तेजी से समझेगा। हम लोग देखते हैं इस दूसरे प्रश्न को। बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है, आप कई सारा कंसेप्ट यहां पर सीखने वाले हैं। देखिए, आपको यहां पर दिया गया है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, यानी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, आप ये जान लीजिए, सबसे पहले प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विल्हेम वुंट को कहा जाता है। विल्हेम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये तो हुआ दोस्तों उत्तर। अब आपको समझने की बारी है कि आखिर ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान होता क्या है। तो दोस्तों, आप जान लीजिए, यह एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से आपके मन, आपके व्यवहार, आपकी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। कैसे करता है? क्रियाकरण के द्वारा। जैसे आप जा रहे हो कहीं, आपको कोई एक ढेला मार दे, अब आपको ढेला लगने पर आप किस तरह का व्यवहार करते हो, आपका मन किस तरह की क्रियाएं करता है, आपकी की सारी क्रियाएं, आपका रिएक्शन क्या होता है, इस तरह का रिएक्शन होता है। तो इसी तरह दोस्तों, इसको कारण करण संबंध स्थापित करने वाला घटना बताया जाता है। तो आप समझ गए होंगे, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान यानी प्रयोग करके देखा जाता है आपका मन, आपका व्यवहार कैसे कार्य करता है, किस परिस्थिति में। तो बात समझ गए होंगे। विल्हेम हुंट याद रखे रहेगा। हुंट मतलब ऐसे मान, यहां पर आपको याद रखेंगे आप। यहां पर तीसरे वाले में देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? तो दोस्तों, हरलॉक का है। ऐसे याद रख लीजिए, जैसे जैसे आपका विकास होता है, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में अच्छी अच्छी चीजें लॉक होने लगती हैं। जैसे यहां कह रहे हैं ना, विकास के फलस्वरूप आपका विकास हो रहा है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास आपका हो रहा है, तो आप में नई नई विशेषताएं स्थापित होंगी, आपके तन मन में आपकी नई योग्यताएं आपके अंदर प्रकट होगी। तो यही बात किसने, यह कथन किसका है? हरलॉक का है। तो इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक से, कि आपका विकास जैसे जैसे हो रहा है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आपके तन मन में अच्छी अच्छी चीजें लॉक होने लगती हैं। तो यही हरलॉक याद रखे रहेंगे आप। यहां पर एक सिंपल सा प्रश्न है, कोई दम इसमें नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, नहीं तो कंफ्यूज बहुत ज्यादा। क्योंकि जो प्रश्न जितने ज्यादा सरल होते हैं ना मेरे भाई,
उतना ही ज्यादा एग्जाम हॉल में आपको कंफ्यूज करते हैं। आप देखते होंगे बहुत बार आपसे ऐसा हुआ होगा कि जो आपको आता प्रश्न है वही गलत हो जाता है। तो यहां दिया है आपको बाल विकास की अवस्थाओं, तो बाल विकास की यहाँ 3 अवस्थाएं दी गई हैं, उसका आपको क्रम बताना है। तो दोस्तों हमें मालूम है, तो सबसे विकास बाल विकास की जो सबसे पहली अवस्था है शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था का मतलब शिशु वाला, यानी बच्चा पूरी तरीके से माँ बाप पर डिपेंड है और वो बाहरी दुनिया से उसको कोई लेना देना नहीं, तो ये उसे शैशवा अवस्था कहा जाता है। जैसे मान लीजिए 0 से 2 साल। और उसके बाद बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो वह चीजों को समझता है, परिवार को समझता है, लोगों को कॉपी करता है, देखता है, तन मन से उसकी कॉपी करने का प्रयास करता है, तो ये बाल्यावस्था हो गया। फिर उसके बाद जब और किशोरावस्था यानी 13-14 साल के बाद जब होता है तब वो किशोरावस्था आ जाता है, यानी युवा अवस्था, यंग एज, यानी व्यक्ति अपने हिसाब से चीजों को मैनेज करने लगता है, समाज से जुड़ने लगता है। तो यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए सिर्फ माँ बाप पर डिपेंड, बाल्यावस्था में परिवार पर डिपेंड, किशोरावस्था ये समाज पर, इसे मतलब समाज के हिसाब से समाज से जुड़ने लगता है। तो यही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं दोस्तों चाहता तो एक लाइन में उत्तर बता के निकल जाऊं, लेकिन सोचता हूं कुछ ऐसा आपको बताए जिससे आपके दिमाग में बनी रहे चीजें लंबे समय तक। आप चीजों को, रील्स के आदती हो गए हो आप, आपके अंदर अगर रील्स का आदत नहीं है, रील्स का नशा नहीं है, तो आप वीडियो को झेल पाओगे। नहीं तो आजकल के बच्चे रील्स के इतने आदती हो गए, उनको बस प्रश्न पढ़ो, उत्तर बताओ, निकल लो। तो ये चीजें आप कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए उसका नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपको बड़ी बेहतरीन चीज दी गई है, यहाँ समझेंगे तो आपको इसके साथ साथ बायोलॉजी का भी प्रश्न बहुत सारा याद होगा। तो यहाँ आपको यहाँ पर दोस्तों दे दिया गया है, कुछ सिद्धांत दे दिया गया है इधर, और उसके यह प्रतिपादक दे दिए गए हैं। तो इसे आपको मिलाकर बता देना है कि कौन सा हमारा उत्तर होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर आप कुछ जानते हो या न जानते हो, लेकिन लैमार्क के बारे में तो जरूर जानते होंगे। लैमार्क ने ही कहा था कि हम जिस अंग का प्रयोग जितना करते हैं वो इतना विकसित होता है। उन्होंने कहा कि जैसे जिराफ का उन्होंने उदाहरण दिया था ना, उपार्जित लक्षणों की वंशानुमति, यानी जिराफ अपना गर्दन उठाते उठाते जो है उसका गर्दन लंबे हो गए, ऐसे कई पीढ़ी में आते आते इसका लंबे हो गए, यानी उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति दिया था। अब दोस्तों चूहों की पूंछ बार बार काट के उनके बीच प्रजनन करवा कर देखा कि जो चूहे पैदा हो रहे हैं वो पूंछ वाले हो रहे हैं, यानी हमारी बाहरी जो शारीरिक जो है लक्षण होता है वो हमारी वंश में नहीं जाता है। तो ये बिशमैन ने दिया था। उसके बाद प्राकृतिक चयन की बात आती है, तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो ये डार्विन ने दिया था, ये आपको पता होगा। बाकी एक बचता है यहाँ पर, ये जीव सांख्यिकी का सिद्धांत, ये फ्रांसिस गाल्टन हो जाएगा। तो इतने चीजों को आप समझ रहे होंगे बेहतरीन तरीके से। बायोलॉजी में भी आप इसे पढ़े होंगे, तो आपका कौन हो जाएगा? ए वाला आप पे 2 चला जाएगा, यानी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और आपका डी वाला 1 पे चला आएगा। डी वाला 1 पे चला आ जाएगा तो इसका मतलब ए वाला हो जाएगा। पांचवा का आपका ए हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे चलते हम लोग देखते हैं यहाँ पर। यहाँ दोस्तों देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है छठे वाले में। मार्गरेट मीड, मार्गरेट मार्गरेट मीड के अध्ययन में किस आदिवासी समाज में महिलाएं सत्ता और पुरुष कमजोर भूमिका में होते हैं? जैसे हमारे यहाँ क्या माना जाता है कि पुरुष प्रधान समाज है हम लोगों का, यानी पुरुषों की चलती है, सब कुछ फैसला पुरुष ही लेते हैं महिलाओं की तुलना में। लेकिन मार्गरेट नाम के एक व्यक्ति ने अध्ययन किया, रिसर्च किया और पता लगाया कि एक आदिवासी समुदाय है, उस समुदाय में महिलाएं सत्ता की भूमिका होती हैं, यानी महिला प्रधान उसका समाज है, और पुरुष कमजोर भूमिका में होते हैं, यानी वहां पर निर्णय निर्माण का काम महिलाएं करती हैं। तो दोस्तों कौन सा एक आदिवासी समाज है? तो वो दोस्तों छावरी आदिवासी समाज है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। छावरी आदिवासी समाज में महिलाएं सत्ता की भूमिका में होती हैं, पुरुष कमजोर अवस्था में होते हैं, कमजोर भूमिका में। तो दोस्तों देखिए प्रश्न संख्या 7वें को, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। कई सारा कंसेप्ट यहां आप सीखेंगे अभी। देखिए क्या कह रहे हैं, कोहलबर्ग के नैतिक विकास, किसके नैतिक विकास? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के स्तरों को उनकी आयु से मिलाएं। तो उनके नैतिक कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए, और उन स्तर का एज क्या है वो आपको मिलाना है। तो यहां पर उन्होंने पहला जो स्तर बताया था पूर्व परंपरागत स्तर। परंपरागत का मतलब होता है दोस्तों ये कन्वेंशनल, और स्तर का मतलब लेवल, पूर्व का मतलब प्री। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पूर्व परंपरागत स्तर जिसमें क्या होता है, बच्चों की एज 4 से 10 साल की होती है। इस एज में क्या होते हैं बच्चे,
पूरी तरीके से जो परिवार के द्वारा सिखाया जाता है वही करते हैं, यानी बाहरी नियमों से तय होता है, यानी एक तरह से वो गलती करते हैं तो उनको मारा पीटा जाता है, अच्छा काम करते हैं तो उनको एक तरीके से तारीफ किया जाता है। तो ये पूर्व परंपरागत स्तर हो गया, इसकी एज 4 से 10 साल। अब आधा प्रश्न हमारा कट गया है, उस पेज पर है तो हम यहाँ आकर हमें देखना पड़ेगा, तो यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, परंपरागत स्तर आ गया, कन्वेंशनल लेवल। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो परिवार नियम बनाते हैं हमें उस नियम को फॉलो करना पड़ता है, अगर नहीं फॉलो करते हैं तो हम कूटे जाते हैं, हमारी बेइज्जती होती है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये कौन सी एज हो गई, 10 से 13 साल। तो 10 से 13 साल ये वाला एज हो गया। अब यहां पर अगला है दोस्तों उत्तर परंपरागत स्तर। इस एज में क्या होता है, 13 साल से अधिक जो उम्र होती है, 13 से अधिक उम्र के जो लोग होते हैं वो इसमें आते हैं। उत्तर परंपरागत स्तर, इसमें क्या होता है कि हम सही गलत का फैसला खुद करने लगते हैं, निर्णय निर्माण करने लगते हैं, तो ये होता है उत्तर परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो यहां पर क्या हुआ मेरे भाई, यहां पर जो तीसरा वाला हुआ ये पहले पर जाएगा, याद रखना तीसरा वाला पहले पर जाएगा जो ए में था, क्योंकि आपको यहां दिखा दें कि ए में यहां पर आप देख सकते हैं ना 13 वर्ष से ऊपर, 13 वर्ष से ऊपर, तो कौन हो जाएगा यहाँ 13 वर्ष से ऊपर, 13 वर्ष से ऊपर आपका यहाँ ये उत्तर वाला हो गया, उत्तर परंपरागत स्तर, यानी ये 3 वाला ए पे जाएगा, 2 वाला जो हमने बताया ये 10 से 13 यानी सी पे जाएगा, और 1 वाला ये कहाँ आ जाएगा, बी पे आएगा, 4 से 10 जो हमने बताया था। तो उम्मीद है समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका बनेगा। आगे देखें हम लोग 8वें वाले में कह रहे हैं बालकों की समस्या को दूर करने के लिए कौन सा शिक्षण प्रदान किया जाता है, यानी बालकों यानी बच्चों की समस्या को आप दूर करना चाहते हैं तो आप कौन सा शिक्षण विधि प्रदान करेंगे। तो मेरे भाई निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, यानी आपको जो भी समस्या है उनकी समस्या को सॉल्व करने वाला हो, बस केवल उपचारात्मक के साथ साथ आपको निदानात्मक भी होना चाहिए, दंडात्मक नहीं होगा। आपने उस समस्या लेकर गए, आपने दंड दे दिया तो वो थोड़ी ना उसका आपने काम किया, ये सैद्धांतिक नहीं होगा। यहां पर ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, निदानात्मक और उपचारात्मक। आगे देखें हम लोग, यहाँ 9वें वाले में आपसे पूछा जा रहा है, बड़ा ही प्रश्न है दोस्तों साइकोलॉजी का, अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से तो आपसे पूछा जा रहा है, बेहतरीन प्रश्न है। व्यक्तित्व संरचना के घटकों और उनके सिद्धांतों को मिलान करें। एक तरफ आपको यहाँ व्यक्तित्व संरचना के आपको घटक दे दिए, ये सब क्या है, व्यक्तित्व संरचना के घटक हैं, और एक तरफ यहाँ पर उनके सिद्धांत हैं, तो हमें मिलाना है। तो जरा देखें हम लोग यहाँ पर कैसे मिलाएंगे। यहाँ ईड होता है, ईड ये सब क्या है, हमारे मन के एक तरह से घटक है। ईड जो होता है दोस्तों, हमारा मन एक बच्चे की तरह कार्य करता है, जो कुछ देखेगा बिना सही गलत समझे उसको तुरंत पाने की इच्छा रखेगा, वो होता है बहुत कम एज में जो बच्चों की होती है, वो वाला हो जाएगा यहाँ पर। यानी क्या हो जाएगा, सुखवादी आनंद का नियम, बस आपको तुरंत सुख से, जैसे आपने बच्चे हो, आपने कोई खिलौना देखा तो आपको चाहिए, बाप के जेब में पैसा हो या ना हो आप वहीं लौटोगे, चिल्लाओगे, आपको लोग क्या सोचेंगे इस पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको तुरंत सुख और आनंद चाहिए। तो इड जो होता है ये हमारे मन का ये हिस्सा होता है। ईगो क्या होता है दोस्तों, ईगो एक वास्तविकता का सिद्धांत होता है, जैसे हम लोग ईगो वाला कहते हैं ना, तो वो वास्तविकता का सिद्धांत ये बताता है। और यहां पर जो सुपर ईगो है, सुपर ईगो क्या करता है दोस्तों, नैतिक पक्ष आदर्शवादी की बात करता है। हम लोग जब एक मेच्योर एज में पहुंच जाते हैं तो हम लोगों का सुपर ईगो काम करना लगता है दिमाग का, तो वहां पर हम लोग कुछ करने से पहले सोचते हैं कि क्या समाज के लिए अच्छा है क्या नहीं है, तो एक आदर्शवादी विचार हो जाता है, तो ये हो जाएगा। तो यानी ईड और सुपर ईगो के बीच ये ईगो होता है, इतना आप मोटा मोटा याद रखें। तो आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा, ए वाला 3 पे जाएगा, तो ए वाला 3 पे यहां नहीं है, इसको काट दो, इसे काट दो, इन्हीं दोनों में से उत्तर है। बी वाला 1 पे चला जाएगा और सी वाला 2 पर। तो उम्मीद है आप समझ गए, ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर बन जाएगा। आगे देखा जाए अगर हम लोग को 10 वाले में यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे यहां पर साथियों। आपसे पूछा जा रहा है मनोरोग निदान, यानी मन का जो एक रोग हो जाता है उसको निदान करने के लिए, उसका इलाज कराने के लिए मिनीसोटा बहुपक्षी व्यक्तित्व सूची। तो यहाँ मिनीसोटा बहुपक्षी व्यक्तित्व सूची, इसका मतलब ये शॉर्टकट में होता है दोस्तों, मिनीसोटा मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी इंडेक्स। इंडेक्स की जगह पर कुछ और एक शब्द आता है, यहाँ पर वही हो जाएगा। तो यहाँ पर यही है कि यानी मिनेसोटा बहुपक्षी व्यक्तित्व सूची का विकास किसने किया था, यानी ये व्यक्तित्व परीक्षण की एक विधि है,
मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्ति सूची, यानी आपकी पर्सनालिटी को चेक करने के लिए, आपकी पर्सनालिटी को चेक करने के लिए लगभग 600 साढ़े 600 के आसपास कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसमें यस या नो लिखा होता है। तो आपको पूछा जाता है कि आपको बहुत गुस्सा आने पर क्या आप ये करते हैं कि ये करते हैं, तो यस नो में आपको जवाब देना होता है, उसके हिसाब से आपकी पर्सनालिटी तय की जाती है। सोचो 650 पॉइंट्स होते हैं लगभग, तो उतने में से आपको तय करना होता है, यस नो में बताना होता है। तो यही है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका विकास किसने किया था, MMPI का, तो यहाँ आपको बताना है हैथवे एंड मैकिन्ले। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा साथियों, 10वें का आपका उत्तर कौन हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, हैथवे एंड मैकिन्ले। बात समझ में आ गई। आगे देखें, हाँ हम लोग 11 वाले में जो पूछा जा रहा है, यहाँ 11 वाले में आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर एक शिक्षण प्रणाली दे दिया गया है पहली सूची में, शिक्षण प्रणाली, और दूसरी सूची में आपको दे दिया गया है उनके जनक, यानी किस शिक्षण प्रणाली के जनक कौन है आपको मिलाकर बताना है। तो यहाँ आपको जरा सा भी आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। किंडरगार्टन के बारे में हमने बताया था दोस्तों, किंडरगार्टन प्रणाली क्या होती है, इसका मतलब पहले जान लीजिए तो अपने आप कर लेंगे। तो मैं बताया था आपको, किंडरगार्टन का मतलब होता है बाल उद्यान, यानी बच्चों का बगीचा। बाल उद्यान का मतलब क्या होता है, हमें बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाना, जो कुछ सिखाएं उनको खेल के माध्यम से सिखाएं तो बड़ा प्रभावी सी होता है। तो यह है कि किंडरगार्टन प्रणाली किसने दिया है दोस्तों, तो किंडरगार्टन प्रणाली किसने दिया है यहाँ पर, तो ये फ्रोवेल ने दिया है। तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये फ्रोवेल ने दिया है, ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पर ये बी पे आ जाएगा, फ्रोवेल ने दिया है। तो ब्रेल प्रणाली के बारे में आप लोगों ने जानता होंगे दोस्तों, ब्रेल प्रणाली क्या होती है, जो अंधे होते हैं उनको लिखने पढ़ने की जो सुविधा बनाई वो जो है लुई ब्रेल ने बनाई थी। तो वहां पर डॉट होते हैं, उसी डॉट को लोग छूकर अपना पढ़ते लिखते हैं जो ब्लाइंड होते हैं, अंधे होते हैं। अब यहाँ गहरी प्रणाली में क्या होता है दोस्तों, यह मेडिकल साइंस और न्यूरो साइंस से रिलेटेड होता है यह। तो इसको दिया था दोस्तों आपका विलियम विर्ट ने दिया था। और ह्यूरिस्टिक विधि में क्या होता है दोस्तों, अपने से सॉल्यूशन ढूंढने का इसमें प्रयास किया। आपके सामने कोई समस्या आई तो आप खुद उस समस्या का हल ढूंढो। तो ये आर्मस्ट्रांग हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये डी वाला इस पे मिल जाएगा। तो आपका उत्तर कौन हुआ, ए वाला 3 पे जाएगा। तो ये वाला 3 पे कहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो ये तो सबको आता होगा, किंडरगार्टन वाला कई बार आप लोगों ने पढ़ा है, और ब्रेल वाला भी तो औरों पढ़ा होगा, ब्रेल नाम में भी ब्रेल है, इसमें भी ब्रेल है। तो बी वाला आपके 1 पे चला जाएगा, बी वाला 1 पे कहाँ है, तो यहाँ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। बहुत अच्छा। आगे देखा जाए अगर हम लोग 12 वाले में देखें, थोड़ा प्रश्न आपको जानदार है, इसीलिए कह रहा था आप चाहे जो है जूनियर के लिए भी कर रहे हैं तब पर भी आपका काम अच्छा अच्छे से बन जाएगा। यथार्थवादी चिंतन के प्रकार और उनकी विशेषताओं का सही मिलान करें। तो यथार्थवादी चिंतन का मतलब ऐसे समझ लीजिए, आपके सामने कोई समस्या है, आप उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं, यही मान लीजिए मोटा मोटा चिंतन है। तो यही है दोस्तों, क्या कहना है इसमें, तो अभिसारी चिंतन क्या मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। यहां पर जो चिंतन के 3 प्रकार दिया है यही आपको बताना है। तो अभिसारी चिंतन का मतलब क्या होता है कि ऐसा प्रश्न जिसका सिर्फ उत्तर दे दो बात खत्म हो जाती है, एक सटीक उत्तर उसका मिल जाए, बात खत्म। जैसे आपको कह दिया जाए कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपने बता दिया लुम्बिनी, इसके आगे इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। यानी अभिसारी चिंतन जो होता है एक बंद सिरे वाला प्रश्न होता है, उसका एक ही जवाब होता है, तो ये हो जाएगा। अब एक आ जाता है अपसारी चिंतन का मतलब ऐसा आप प्रश्न है जिसके कई सारे उत्तर हो सकते हैं, यानी खुले सिरे वाले प्रश्न। जैसे आपने कह दिया महात्मा गांधी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए, तो इसका मतलब एक वही बच्चा है, जितने बच्चे लिखेंगे सब सही लिखेंगे लेकिन सबका उत्तर अलग होगा, यानी ये खुले सिरे वाला प्रश्न हो गया, यानी इसके कई सारे उत्तर हो सकते हैं। अब यहां आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है कि सही और गलत का आपको परख करने आता हो चिंतन, आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं जो आप सही गलत को वहां पर क्लेरिफाइड कर सके, तो सही बात है। यहां पर आपका कौन हो जाएगा, ए वाला 2 पे, ए वाला 2, और बी वाला 3 पे, और सी वाला 1 पर, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे चले हम लोग देखते हैं यहाँ पर 13 वाले में बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। अगर आप ऐसे प्रश्नों को छोड़ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी अपने पैर में समझ लो कुल्हाड़ी मार रहे हैं।
यहां पर समस्या समाधान की विधियां दी गई हैं। इधर पहली वाली सूची में समस्या समाधान की विधि दी गई है और दूसरे वाली सूची में उनकी विशेषताएं दी गई हैं। तो हमें मिलाकर बताना है कौन सा हमारा बनेगा। तो साथियों, हमने बताया था आपको यहाँ पर ये सूझ विधि के बारे में एक बार जब पढ़ाया था, तो जानते हो आप लोग, कोहलर ने चिंपैंजी जानवर के प्रयोग के माध्यम से सूझ विधि के बारे में बताया था। और यहाँ पर एल्गोरिदम तो आप लोग जानते हैं, हम लोग का यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब जो होता है एक विशेष एल्गोरिदम पर काम करता है। जैसे होता है ना, हम लोग जो वीडियो देखते हैं, जिस टाइप को लाइक कर देते हैं, जिस टाइप को देख लेते हैं, वही बार बार आने लगता है। यानी यही होता है कि सही समाधान की जो गारंटी देने का काम करता है, ये एल्गोरिदम देता है। हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में। और यहाँ पर एक सूझ विधि आ जाता है। सूझ विधि का यहाँ क्या मतलब है साथियों? सूझ विधि का यहाँ मतलब यह है कि जन्मजात प्रवृत्ति। यहाँ पर सूझ विधि का ये मतलब हो गया कि पूर्ण समस्या को समझना। भाई हम सूझ विधि से कर रहे हैं, हम यानी कोई काम सूझबूझ से कर रहे हैं, तो हमें पूर्ण समस्या को समझना होता है। तो ये हो गया आपका यहाँ। अब यहाँ पर वैज्ञानिक विधि क्या हो गई दोस्तों? वैज्ञानिक विधि का मतलब, तो कोई चीजें हम तर्क से कर रहे हैं, यहाँ पर तर्कपूर्ण चिंतन करते हैं, तो इसी को हम लोग वैज्ञानिक विधि कहते हैं। अब आपका यहाँ अनसीखी, यानी ऐसी विधि जो हमने सीखा नहीं है, इसका मतलब वो जन्मजात प्रवृत्ति से है, हमारी जेनेटिक है। जैसे क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि मतलब हमारी गले की आवाज बहुत अच्छी हो गई, हम बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं, हमने कहीं सीखा नहीं थी, इसका मतलब वो जेनेटिक है, जन्मजात प्रवृत्ति है, ऐसा इस टाइप का। तो ए वाला आपके पास 2 गया और बी वाला 3, ए वाला 2, बी वाला 3। कहाँ है ऐसा? ए में है और कहीं नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए हो जाएगा। 13 का ए हो गया, समझ गए आप। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ 14 वाले में आपको पूछा जा रहा है सृजनात्मकता, जिसे इंग्लिश में क्रिएटिविटी कहते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? कुछ नया करना। तो यहाँ पर क्या है? सृजनात्मकता को इनमें से क्या कहा जाता है? तो मेरे भाई, सृजनात्मकता को क्या कहते हैं? क्या रटने की प्रक्रिया है सृजनात्मकता? जैसे हम यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो वो क्रिएटिविटी हो गया। तो उसमें क्या कहता है? वो रट कर थोड़ी ना होता भाई, वो क्रिएटिविटी यानी हमारे माइंड की सोच पर डिपेंड करता है। केवल कलात्मक विधि है? नहीं मेरे भाई। और एकाग्रता की कमी यहाँ पर नहीं, यानी सृजनात्मकता को क्या कहा जा सकता है? समस्या समाधान का एक विशेष प्रकार। यस, समझ गए आप। 15 वाले में देखिए आपसे पूछा जा रहा है, एक अच्छा सा प्रश्न है, कंसेप्चुअल प्रश्न है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो 2009 में आया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई थी। और एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्यांकन में अंकों के स्थान पर किसे अपनाया गया? पहले मूल्यांकन के में क्या किया जाता है? बच्चों को नंबर दिया जाता था कॉपियों में, छोटे बच्चों में। अब क्या होता है कि उनमें इन दोनों कानूनों के अनुसार उनमें अब ग्रेड देने लगे हैं। तो यानी ग्रेड प्रणाली को सिस्टम कर दिया। आप समझ रहे होंगे, आपको भी अपने मार्कशीट में देखेंगे तो वहां पर ग्रेड जरूर होगा। तो ये है। आगे देखें, यहाँ पर 16 वाले में आपसे बात किया जा रहा है, छात्र द्वारा किसी कक्षा विशेष के अंत में धारण किया हुआ व्यवहार क्या कहलाता है? आप छात्र हो, किसी कक्षा विशेष के अंत में आपने जो व्यवहार धारण किया, जो व्यवहार किया, तो वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों, अधिगम दक्षता कहलाता है। अधिगम का मतलब लर्निंग, और यहाँ दक्षता का मतलब कह सकते हो एफिशिएंसी कह सकते हो यहाँ पर। तो यही है, अधिगम दक्षता कहलाता है किसी कक्षा के अंत में छात्र द्वारा किया गया व्यवहार। तो उम्मीद है आप चीजों को समझ गए होंगे अच्छे से। आगे चले हम लोग, यहाँ पर देखते उत्तर आपका बी हुआ। आगे देखते हैं 17 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है? अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत यानी लर्निंग ट्रांसफर का सिद्धांत कौन सा नहीं है? यहां नहीं को आप जरूर मार्किंग करिए, नहीं तो आप आता हुआ गलत कर दोगे मेरे भाई। तो चले हम लोग देखते हैं यहां पर अधिगम कौन सा नहीं है। तो समान तत्वों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत ये तो है मेरे भाई, ये तो उत्तर आपका नहीं हो जाएगा। तो समान तत्वों का सिद्धांत ये तो है। सामान्यीकरण का सिद्धांत ये भी है, ये भी अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है। आदर्श एवं मूल्यों का सिद्धांत ये भी है, ये भी अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है। सापेक्षता का सिद्धांत ये अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है। जब शुरुआत के 3 है तो स्वाभाविक सी बात है 4 में से यही डी वाला नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा? सापेक्षता का सिद्धांत आप लोगों ने दोस्तों पढ़ा होगा। सापेक्षता का सिद्धांत तो फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। यही है सापेक्षता का सिद्धांत। हम लोग जब बचपन में ट्रेन या बस में बैठते थे और तेजी से जब चलती थी तो ऐसा लगता था पेड़ पौधे घर सब जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम नहीं वे चल रहे हैं। आपको जो ऐसा लगता है वही सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार ऐसा होता है। सापेक्षता का सिद्धांत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर हम जब बस ट्रेन में बैठते हैं तो वो भागते हुए क्यों नजर आते हैं। तो यही चीज ये फिजिक्स से रिलेटेड है। आगे चले हम लोग, उत्तर आपका डी हो जाएगा। तो साथियों प्रश्न संख्या 18 वाले को देखें। यहां एक अच्छा प्रश्न आपके सामने है। संबंध क्या कह रहे हैं? सीखना संबंध स्थापित करना है। क्या कह रहे हैं? सीखना संबंध स्थापित करना है। यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? तो दोस्तों थार्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत आपको पता होगा, इसे ही संबंधवाद में बताया गया है। तो आप समझ गए होंगे। जैसे आपको यहां तो देखिए प्रश्न संख्या 18 में आपसे जो पूछा जा रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं सीखना संबंध स्थापित करना है। क्या? सीखना संबंध स्थापित करना है। यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह संबंध दोस्तों संबंधवाद से संबंधित है। यानी जैसे हम लोग गुरु से कुछ सीखते हैं तो हमारा गुरु से एक संबंध बन जाता है। तो वही बात है, यहाँ पर सीखना संबंध स्थापित करना है। तो कोहलार ने, आप लोग जानते हो दोस्तों, चिंपैंजी की जानवर के पर उन्होंने प्रयोग करके बताया, सूझ विधि का सिद्धांत दिया था, उनके बारे में आप लोग जानते हैं। और त्रुटि एवं प्रयास के सिद्धांत तो आप लोग जानते ही हैं। इसके बारे में वो जो बिल्ली वाले थे थार्नडाइक ने त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया था। तो उसी में ये बताया गया है संबंधवाद के बारे में। तो आपको समझ में आ गई होगी संबंध स्थापित करना यह किस सिद्धांत से संबंधित है? तो संबंधवाद से संबंधित है। आपको देखकर भी लग जाएगा। आगे यहां 19 वाले को अगर आप देखें बड़े ध्यान से, तो आपसे बताया जा रहा है सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित करें। यहां पर आपको कुछ सिद्धांत दिया है, यहां पर उनके प्रतिपादक हैं, तो इसे सुमेलित करके बताइए। तो मेरे भाई अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसे ही सूझबूझ का सिद्धांत कहा जाता है। यह कोहलर ने दिया था। कितनी बार मैं बता चुका हूं, चिंपैंजी पर प्रयोग करके उन्होंने ऐसा बताया था। तो चिंपैंजी अपने सूझबूझ के अनुसार केले को पकड़ लिया था। जब उसके ऊपर केला लटकाया वो नहीं पा रहा था तो किसी पर खड़ा होकर पकड़ लिया, यही है। अब यहाँ पर प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आप लोग जानते हैं, अभी मैंने बताया थार्नडाइक ने दिया था, ये इन पर आ जाएगा। दो तो आपको याद होगा ना मेरे भाई, तो दो से देखिए एलिमिनेट करिए। ए वाला 4 पे जाना चाहिए, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ए 4 के पास नहीं है। अब आपके पास डी वाला 2 पे आना चाहिए। डी वाला 2 पर, यहाँ पर भी है, यहाँ पर काम नहीं बना हमारा। प्रश्न बनाने वाला बहुत चालाक है। अब हमें थोड़ा सा और एक दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, और क्या हो सकता है। चले हम लोग देखें। यहाँ पर देखें, अगर हम लोग स्किनर के अगर बारे में देखें तो क्रिया प्रसूत अनुबंध जो दिया था वो स्किनर ने दिया था। तो क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत ये कौन से दिए थे? स्किनर ने दिए थे। सी वाला 1 पे जाएगा। सी वाला 1 पे गया तो आपका उत्तर ए हो जाएगा। यानी अब बचा 1 हमारा, तो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत तो पावलेख हो जाएगा। आगे चले हम लोग देखते हैं दूसरा वाला 20 वाले को। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। क्या है नकल? अनुकरण करना। अनुकरण मतलब कोई व्यक्ति जैसा कर रहा है हम उसके जैसा कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम उसे फॉलो कर रहे हैं, उसे अनुकरण कर रहे हैं। तो यही हो जाएगा दूसरे व्यक्ति के बाहरी जो व्यवहार होता है, अगर हम उसे नकल करते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं? अनुकरण करना। जैसे आप लोग देखे होंगे ना, देश भर में कई दर्जन अजय देवगन है, तो अजय देवगन को कॉपी करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो इस तरह के, यानी अजय देवगन के जो बाहरी व्यवहार है उसके अनुसार वो अपने आप को ढाल लेते हैं, उसके अनुसार एक्टिंग करते हैं, यानी उन्हें फॉलो करते हैं। इस तरह का उदाहरण हो गया आपके सामने। आप देखें यहाँ पर परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है। तो परामर्श का मतलब क्या होता है दोस्तों? अपने बारे में जानना। हम लोग डॉक्टर से किसी समस्या कोई हमें है, हम डॉक्टर जाते हैं, डॉक्टर हमें परामर्श देते हैं, यानी हमें अपने बारे में बताते हैं कि आपको क्या समस्या है, क्या है। तो यानी एक तरह का आत्म परिचय, आत्मबोध है। यह किसका कथन है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे भाई यह किसका कथन है ये आपसे बताया जा रहा है। रूथ स्ट्रॉन्ग। रूथ स्ट्रॉन्ग, कहीं कहीं स्ट्रैंग लिखा जाता है इनको, तो रूथ स्ट्रैंग ने यह कथन दिया था। परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय, अपने को परिचय कराना, या आत्मबोध, अपने को जानना होता है। आगे चले हम लोग देखते हैं। यहां दोस्तों 22 वाले में देखें तो सर्वप्रथम अधिगम क्षमता, सर्वप्रथम
अधिगम क्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम अधिगम क्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी का प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा? तो ये तो सिविल बर्ड तो हो गए नहीं, ये तो पहले आप निकाल दो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हैविंग स्टर्न नहीं होंगे, स्किल नहीं होगा। सैमुअल किर्क ने दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 1963 में सैमुअल किर्क ने अधिगम क्षमता यानी अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी यानी जो चीजें हमें लर्निंग करने में समस्या होती है यानी सीखने के में हमें रोकती है, तो उसे हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग सैमुअल किर्क ने किया था। आगे चले हम लोग देखें 23 में क्या है, बालकों में चिंतन का विश्लेषण करते समय पहला चरण कौन सा होता है? कोई बालक है, उनमें चिंतन का विश्लेषण करते समय सबसे पहला चरण कौन सा है? तो दोस्तों अनुमान लगाना, जी नहीं, यहां पर ये तो नहीं होगा, अनुमान लगाना यहां पर तो नहीं होगा। सबसे पहला चरण की यहां पर बात की जा रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अनुमान लगाना, निर्णय लेना। निर्णय दोस्तों अंत में लिया जाता है, ये भी नहीं होगा। जैसे आप बच्चे हो, आप कोई चीज, किसी चीज के बारे में आपको दे दिया जाए, आखिर चिंतन कर रहे हो कि आखिर समस्या का समाधान कैसे निकले, तो सबसे पहले मेरे भाई आपको समस्या की पहचान होनी चाहिए ना। समस्या का पहचान बिना आप कैसे निर्णय ले लेंगे? तो यही स्वाभाविक सी बात हो गया। यही 23 वाला आपका उत्तर यही हो जाएगा। हम लोग सबसे पहले समस्या को पहचानेंगे, समस्या पर काम करेंगे, निर्णय लेंगे, ये सब होता है। अंत में समस्या का समाधान होगा हमारा। आगे देखें 24 वाले में कह रहे हैं दोस्तों अभिप्रेरणा को ही इंग्लिश में मोटिवेशन बोला जाता है। तो अभिप्रेरणा किसी क्रिया या गतिविधि को प्रारंभ करने, जारी करने तथा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों सीवी गुड का है। तो आप कैसे याद रखोगे इसके दिमाग में? क्योंकि आप लोग जानते हो मोटिवेशन हमारे लिए बहुत गुड होता है। क्यों गुड होता है? क्योंकि मोटिवेशन के दम पर ही हम किसी गतिविधि को प्रारंभ करते हैं, भाई ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा। उसे फिर जब मन नहीं लगता है तो फिर मोटिवेशन करते हैं, तो जारी रखने में सहायता करता है। फिर उसके बाद जब बहुत ज्यादा हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हम लोगों को नियंत्रित करने का भी मोटिवेशन काम करता है। यानी मोटिवेशन हमारे लिए बहुत गुड है। तो यहाँ पर आप देखते ही सीवी गुड को याद कर लीजिएगा, हो जाएगा काम हमारा। यहाँ देखिए 25 वाले में आपसे कह रहे हैं तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, यानी हमारी बुद्धि दो भागों से मिलकर बनी है, तरल ठोस, तो यानी फ्लूइड और क्रिस्टलाइज। तो तरल ठोस थ्योरी के अनुसार तरल बुद्धि किन कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो हमारी जो बुद्धि है यहाँ पर दोस्तों फ्लूइड तरल वाला, यह कार्य करने की क्षमता होती है एक तरह की, जो कह सकते हैं हम लोग ना कि जो जेनेटिक पर ज्यादातर निर्भर करती है। और क्रिस्टलाइज जो हमारी बुद्धि होती है, ये हम जो कुछ करके सीखते हैं उपार्जित पर, यानी ये जेनेटिक होता है। और यह दोस्तों किसका होता है? हम लोग जो करके सीखते हैं वो हो जाता है यहाँ पर एक तरीके से हमारा। तो यहाँ पर आपको तरल बुद्धि यानी फ्लूइड के बारे में सीखा जा रहा है, तो ये जेनेटिक वाला हो जाएगा। तो जेनेटिक यहाँ नहीं है, अगले पेज पर होगा। तो देखते हैं हम लोग कहाँ है। तो ये यहाँ पर आपका है सामाजिक परिवेश से, विद्यालयी शिक्षा से, यहाँ कहाँ चला गया? वंशानुगति कारकों से, यही है यार, बगल में छोरा गांव में डिंढोरा, तो यहाँ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, 25 का आपका यही हो जाएगा। आगे चले हम लोग यहाँ पर दोस्तों 26 वाला मैं कई बार आपको बताया हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बुद्धि लब्धि, जिसे इंग्लिश में आप आईक्यू बोलते हो। आईक्यू शॉर्टकट में बोल देते हो ना। तो आईक्यू निकालने का सूत्र क्या है? तो आईक्यू क्या होता है दोस्तों? आईक्यू जिसका ज्यादा होता है इसका मतलब वो ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है, जिसका कम है तो कम बुद्धि वाला, कम इंटेलिजेंट माना जाता है। मैंने आपको बताया था आईक्यू निकालने का फार्मूला, मेंटल एज बटे रियल एज गुणे 100। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेंटल एज का मतलब कि आप किस उम्र के व्यक्ति की तरह सोचते हो, और रियल एज का मतलब आपकी जितनी एज है। जैसे मान लीजिए हमारी एज, मान लीजिए इस समय ये 25 साल है, तो रियल एज हमारी 25 साल है, लेकिन हम सोचते हैं 30 साल के बच्चों की तरह, तो यहां पर हम 30 लिख देंगे। लेकिन और यहां पर 100 से गुणा कर दिए, तो यहां पर आपका 25 चौका 100, तो यानी इसका कितना आ गया? 3 चौक 12, 120, यानी हमारा आई क्यूब 120 है। तो यही है यहाँ पर मानसिक आयु, वास्तविक आयु 100। ऑप्शन नंबर सी यही हो जाएगा फार्मूला। आप भी ऐसे आई क्यूब निकालकर चेक करिए, आपकी उम्र जितनी है
आप उसके हिसाब से किस उम्र के व्यक्ति की तरह सोचते हैं, तो आप निकाल लेंगे आराम से। आगे देखें अगर हम लोग यहां 27 वाले को, तो आपसे पूछा जा रहा है सिद्धांतकारों को, सॉरी यार ये कहां से खुल गया, ये एक सेकंड, थोड़ा सा इसको हमें मैनेज करने दीजिए। क्या कह रहे हैं, सिद्धांतकारों को उनके सिद्धांतों से सुमेलित करना है हमें। एक तरफ यहां सिद्धांतकार दे दिए गए हैं, एक तरफ उनके सिद्धांत है, हमें मिलाना है। मिलान वाले प्रश्न आज बहुत आए, उससे भी एक फायदा होता है कि एक ही प्रश्न में आपका कई सारा फैक्ट तैयार हो जाता है। तो यहां पर दोस्तों जो आपको दिया गया है, ये चॉम्स्की, बंडूरा, स्किनर, वाइगोत्स्की, इसके बारे में दोस्तों आपने कई न कई बार यहां पर पढ़ा होगा। आपने किसी के बारे में, स्किनर के बारे में तो आपको कई बार हमने पढ़ाया है ना, अनुबंध और वाइगोत्स्की का सिद्धांत ये दिया था स्किनर ने ना, तो कई बार हमने बताया था, ये तो आपको याद होगा। कहां गए, यहां पर अनुबंध का सिद्धांत यहां पर है, तो यानी सी वाला एक पे जाएगा। तो सी वाला एक कहां है, सिर्फ यही है और कोई नहीं। देखा, हमने इसी से सिर्फ आपको बता दिया, आपका उत्तर ये हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है स्किनर ने अनुबंध का सिद्धांत दिया था। अब हम कह सकते हैं ये चॉम्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों, जन्म सिद्धांत का सिद्धांत दिया था। ये जन्म सिद्धांत कहां है, ये भाषा का जन्मजात सिद्धांत। और बंडूरा ने कौन दिया था, यहां से आपका ये सामाजिक अधिगम हो जाएगा, और ये जो वाइगोत्स्की हो जाएगा, ये निजी भाषण से संबंधित हो जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, आपको समझ में आ गया। आगे चले हम लोग देखें 28 वाले में आपसे क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा देखेंगे। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव साइकोलॉजी के जनक किसे माना जाता है, तो यहां पर कैसे आप मानोगे, असुवेल तो होंगे नहीं, पक्का है ये तो, इनको तो आप पहले एलिमिनेट कर दोगे। यहां पर ये एलिमिनेट हो गए, और फिर इसके बाद आपको क्या कहेंगे, ये है यहां पर जेरोम ब्रूनर भी नहीं होंगे, नाइसर होंगे। तो कॉग्निटिव मनोविज्ञान के जनक नाइसर, नाइसर कहां है, यहां उल्रिक नाइसर, तो यहां है ऑप्शन नंबर आपका यही सी हो जाएगा। और वाइगोत्स्की के बारे में भी मैंने आपको तो बताया ही दोस्तों, इन्होंने दोस्तों ये भाषा का सिद्धांत इन्होंने दिया था, तो ये नहीं होंगे। आगे देखें यहां पर 29 वाले में आपको अवधारणाओं का यहां पर अवधारणा यानी कंसेप्ट कुछ हैं, तो अवधारणाओं का उनके प्रतिपादक से मिलान करें। यहां पर आपको अवधारणा यानी कंसेप्ट दिया है, यहां पर उसके प्रतिपादक है, मिलाना है। तो चलो आप मिलाओ मेरे भाई। तो मेरे भाई ये चीज आपको मैं एक दिन बड़े अच्छे से बताया था, ये मचान के बारे में, स्काई फोल्डिंग के बारे में बहुत बेहतरीन से पहली या दूसरी टेस्ट सीरीज में पढ़ाया था, आप लोग देखना, बड़ा बढ़िया से आपको समझाया था। मचान का मतलब यही होता है, जिसे इंग्लिश में स्काई फोल्डिंग कहते हैं, कि आप कुछ सीख रहे हो तो आपको कुछ सपोर्ट दिया जाता है, फिर जैसे आप सीखने का प्रयास करते हो, सीखने लगते हो, तो सपोर्ट हटा दिया जाता है। जैसे आप साइकिल सीखते हो तो आपके सिखाने वाले लोग कहते हैं चलो हम पकड़े हैं, पकड़े रहते हैं, जब आप थोड़ा चलाने लगते हो छोड़ देते हैं, तो इसी प्रक्रिया को मचान बोला जाता है। तो मचान का सिद्धांत तो दोस्तों किसने दिया था, ये थोड़ा सा आप यहां पर देखेंगे तो मचान का सिद्धांत ये ब्रूनर ने दिया था। तो ब्रूनर कहां है, यहां है, तो ये ब्रूनर ने दिया था। तो ये चीज अगर आपके दिमाग में होगा तो आप समझ जाओगे, सी वाला 3 पे जाएगा, तो ये काट सकते हो, ये दो आपके सामने ऑप्शन अब लड़ने के लिए तैयार हैं। अब यहां पर जेडपीजी यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये सिद्धांत किसने, वाइगोत्स्की ने दिया था। तो यहां पर लेव वाइगोत्स्की हो जाएगा, यहां पर ये, यानी ए वाला आपके पास 2 जाएगा, ए वाला 2 कहां है, यहां है, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। हमें क्लियर हो गया। अब बचा एक स्कीमा, तो ये जीन पियाजे यहां चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। 30 वाला अगर दोस्तों हम लोग देखें, यहां पर 30 वाले में क्या करें, मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था, मैकडूगल गूगल की तरह नाम है, इसने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी। कई बार 3 बार ये प्रश्न आ चुका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो अब दोस्तों हम लोग जरा भाग 2 यानी जो हिंदी से संबंधित है उससे संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले आपको 1 से 5 प्रश्न तक आपको ये पैसेज से संबंधित प्रश्न दिया है। पैसेज वाले प्रश्न दोस्तों बड़े मजेदार होते हैं, आपको वैसे एक बार अच्छे से धैर्यपूर्वक पैसेज को पढ़ लेना है, फिर धकाधक आपको उत्तर देना होता है, बड़ा ही मार्जिन ले जाता है, सभी बच्चे कर लेते हैं। तो मान लो हमने पैसेज पढ़ लिया, तो यहां पर हमने पैसेज पढ़ लिया है लगभग। अब आपको अब प्रश्न की ओर ले चलते हैं। देखिए क्या प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है,
यहाँ पर भी पैसेज का आधा हिस्सा इधर भी है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं जरा। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न बहुत अच्छा। आपसे पूछा जा रहा है कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है। तो मैं आपको एक बार नहीं कई बार बताया हूं, किसी भी विषय का आप पैसेज सॉल्व कर रहे हैं तो अपने मन से कुछ भी मत करिए, जो पैसेज में दिया है उसी के अनुसार आपको बताना है। ये मत सोचो कि हाँ पारदर्शिता इसका मतलब ट्रांसपेरेंट, इसका मतलब साफ सुथरा काम, तुरंत आप इसको लगा दिए कि ये होगा, गलत हो जाएगा। यहां पर आप देख लीजिए एक बार यहां पर क्या कहा जा रहा है। तो काम में बरती गई कुशलता होती है, जो यहां पर दिया गया है ना कि समर्पण और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता का मामला यहाँ जो है, तो यहाँ पर ये कुशलता का महत्व यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ पर पूरे अगर यहाँ पैसे यहाँ पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर यही है, कार्य कुशलता के आधार पर जो काम होते हैं वही आप में पारदर्शिता लाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे जरा हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक माली और सचिव की स्टोरी बताई गई है, आप पढ़िए भी मजा आएगा। एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि, तो सामान्य तौर पर मेरे भाई जैसे मान लीजिए माली है सचिव है, जो इसमें दिया है सचिव का काम तो बेहतर होता है माली की तुलना में, लेकिन यदि सचिव जो होता है सरकारी सचिव लापरवाह है, ठीक से काम नहीं करता है, और वहीं पर माली बहुत जिम्मेदारी से काम करता है, सारी चीजों को बेहतरीन ढंग से कुशलतापूर्वक काम करता है, तो माली का काम सचिव के काम से बेहतर हो जाता है। तो यही बात यहाँ पर है, माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते, तो माली का काम सचिव कार्य से बेहतर हो जाता है। सी हो जाएगा आपका। आगे देखें यहाँ पर उपर्युक्त शीर्षक छाटिए, जो ऊपर दिया गया है माली और सचिव के बारे में, ईमानदारी से रिलेटेड है एक, तो उपर्युक्त शीर्षक क्या होगा। तो उपर्युक्त शीर्षक यही होगा, कर्मनिष्ठा की महिमा। यहाँ कर्मनिष्ठा यानी आपके कर्म में कितनी निष्ठा है इसकी महिमा उसमें बताई गई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। यहाँ देखिए चौथे वाले में आपको सिंपल वाक्य, आपको जटिल वाक्य दिया है, उसे सिंपल वाक्य यानी सरल वाक्य में आपको बनाना है। तो दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। तो हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, इसका सरल क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका सरल यही हो जाएगा, दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले से लोग मिलते हैं। तो यहाँ पर ये भी तो जटिल हो गया, ये भी तो जटिल बना दिए, तो सरल सिर्फ यही है ऑप्शन नंबर ए। कोई दम नहीं था इसमें, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना था। यहां देखिए पांचवें वाले में क्या है, बेहतर। बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची क्या होगा। बेहतर का मतलब क्या होता है दोस्तों, ज्यादा अच्छा, जिसे इंग्लिश में लोग बेटर बोलते हैं। इंग्लिश में आप पढ़े होंगे ना, गुड बेटर बेस्ट। गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, तो यही हो जाएगा ज्यादा अच्छा। कोई दम नहीं था इसमें। आगे देखें हम लोग क्या आजकल एक ट्रेंड चलता है ना कि आजकल के लड़के लड़कियां बेहतर के चक्कर में बेहतरीन खो देते हैं, वही वाला है समझ लो। यहां पर क्या है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के अ और आ स्वर क्या हैं। तो दोस्तों उच्चारण की दृष्टि से आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, मूर्धन्य पढ़ा होगा, स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ा होगा, 25 होते हैं, और उसके बाद इसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इसके बारे में पूरा पढ़ा होगा मुझे उम्मीद है। अब यहाँ पर आपको अ और आ दे दिए हैं, तो इसमें आपको बताना है ये कौन सा है। क्या ये यहाँ पर मूर्धन्य मतलब जो ट वर्ग में आता है ये कह सकते हो, कंठ मतलब क वर्ग में जो आता है। तो यहाँ पर अ और आ की बात की जा रही है, अ और आ की जो बात की जा रही है कौन सा है। तो दोस्तों यह भी कंठ वर्ग में आ जाता है। आ जैसे क में हमारा कंठ से आवाज आती है, ऐसे अ और आ में आता है। तो यहाँ पर ये उच्चारण की दृष्टि से आपको बताना था, आपने बता दिया। आगे देखें यहाँ पर आपको निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। तो अर्धस्वर कौन सा यहाँ कहलाता है मेरे भाई, अर्धस्वर यहाँ पर य कहलाता है, यह अर्धस्वर। आगे चलते हम लोग देखते हैं, यहाँ आपका 9वें में क्या पूछा जा रहा है, 8वें में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा मेरे भाई। तो पुल्लिंग शब्द यहाँ पर कौन सा है, तो अवस्था। आपने सेंटेंस बनाकर आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अवस्था, जैसे आप कहोगे ना उनकी अवस्था हो गया है, उनकी अवस्था हो गई है, तो इसका मतलब क्या, अवस्था स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग तो नहीं होगा ये। तो वह सेना में, सेना, सेना आप देख सकते हैं, और शिक्षा, ये नगर। तो यहां पर आप देख सकते हो, अगर आप थोड़ा सा अगर ध्यान अगर लगाओगे, इसमें सॉल्व करोगे, देखोगे तो आपको नगर में यहां पर आपको मिल जाएगा, ये नगर आपको पुल्लिंग मिलेगा। कैसे मिलेगा आप जैसे जान लीजिए, अवस्था को मैंने बता दिया, उनकी अवस्था हो गई है,
हमारी सेना बहुत मजबूती से काम कर रही है, तो हम लोग ये भी एक तरह से स्त्रीलिंग में आता है। ऐसे थोड़ी कहेंगे हमारा सेना काम कर रहा है, तो ये ठीक नहीं है, नहीं बन पा रहा है। शिक्षा एक मतलब ये भी आप इसका सेंटेंस बनाओगे तो ये भी आपको स्त्रीलिंग में आ जाएगा। नगर यही पुल्लिंग में आ रहा है, तो आप सेंटेंस बनाकर चेक कर लोगे तो आपको खुद ही लगेगा कि ये गलत है कि सही। यहां पर देखिए चमकीला शब्द किस प्रकार का विशेषण है। तो यहां पर आप लोग जानते हो विशेषण कई प्रकार के होते हैं, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सर्वनामिक वाचक। यहां पर आपने खूब पढ़ा है संख्यावाचक जहां संख्या की बात आती है, और परिमाण बोधक में जहां नाप तौल की बात आती है, मात्रा की बात आती है। सर्वनामिक मतलब जहां सर्वनाम का प्रयोग किया गया हो। तो यहाँ गुणवाचक चमकीला यानी कोई चीज चमक रहा है तो ये गुणवाचक है, यानी उसका गुण बताया जा रहा है। चमकीला, रंगीला, महक रहा है, सुगंधित, ये सब गुणवाचक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये डी हो जाएगा। विशेष विशेषण के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष, और विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण। जैसे गाय काली है तो गाय आपका विशेष हो गया, काला क्या है, गाय की विशेषता बता रही थी, विशेषण हो गया। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से। यहाँ देखिए क्या है 10वें वाले में, हरि मोहन को रुपए देता है। हरि मोहन को रुपए देता है, रेखांकित को कौन सा कारक है। तो मेरे भाई आप लोगों ने पढ़ा होगा, बढ़िया से पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण को ऐसे पढ़ा होगा ना। तो यहाँ पर अपादान को, तो यहाँ पर अधिकरण में भी को आता है, और यहाँ पर आप अधिकरण मत लगा देना, और अपादान में भी को आता है। जब एक चीज एक व्यक्ति से, जब कोई चीज एक से दूसरे को दिया जाता है, उसके हाथ से उसमें दिया जाता है, तो उसे अपादान किया जाता है। तो देना, दान, तो यहाँ पर भी को आता है। तो यहाँ आप समझ जाइएगा, अधिकरण मत करिएगा, ये अपादान हो जाएगा यहाँ। तो समझ रहे होंगे आप इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, बड़ा है, एक प्रश्न यहाँ से पक्का आता है। यहाँ देखिए क्या है, अव्यय कौन सा है। तो अव्यय को आप लोग समझते होंगे, अव्यय एक ऐसा शब्द है, आपसे पूछा जा रहा है कि अव्यय कौन सा शब्द है, चारों में से 4 शब्द है, पूछ रहे हैं अव्यय कौन सा है। तो अव्यय के बारे में सबसे पहले आपको जानना होगा आखिर अव्यय होता क्या है। तो मेरे भाई अव्यय, अ का मतलब होता है नॉट, मतलब नहीं। व्यय का मतलब होता है खर्च, यानी जो खर्च न हो, यानी जो बदले न। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी मेरे भाई ऐसे शब्द जो लिंग, क्रिया, वचन इत्यादि के अनुसार बदले न, वही के वही रहें। जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं यहाँ पर मोटा है, तो अगर हम लोग लड़का की बात करेंगे तो मोटा कह देंगे, लड़की की बात करेंगे तो मोटी, यानी लिंग के अनुसार ये बदल गया, तो ये अव्यय नहीं होगा। गरीब, तो ये भी दोस्तों लिंग वचन ये सब के अनुसार ये बदल जाता है। प्राचीन हो जाता है, ये भी उसके अनुसार बदल जाता है। लेकिन और एक ऐसा शब्द है, ये चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, वचन हो, कोई भी परिस्थिति आती है ये बदलता नहीं है, वैसे वैसे अडिग रहता है। तो ये अव्यय हो गया। आगे चले हम लोग 12 वाले में देखें। निम्नलिखित में से आपको कई सारे जोड़े दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। तो गलीचा पुर्तगाली शब्द है? नहीं मेरे भाई, गलीचा पुर्तगाली शब्द नहीं है। पुर्तगाली शब्द ये पादरी, पादरी नाम का ये शब्द है यहाँ पर जो दिया गया है, ये पादरी पुर्तगाली शब्द है। और आमदनी, आमदनी क्या है, ये तुर्की शब्द है। आमदनी ये तुर्की शब्द है। और फ्रेंच ये अंग्रेजी है। तो ये सही है आपका, ऑप्शन नंबर ये आपका सी हो जाएगा। आगे चले हम लोग देखते हैं तनय। तो दोस्तों आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा तनया के बारे में, तनया के बारे में ज्यादा पढ़ा होगा। तो तनया, तो तनया का मतलब होता है दोस्तों बेटी, और तनय का मतलब बेटा यानी पुत्र। तो समझ जाएंगे होंगे आप, आपके सामने जब भी तनय या तनया आए तो आप कंफ्यूज ना होना, बड़ा माइनर सा यहाँ पर डिफरेंस है, तो आप समझ जाएंगे यहाँ। और तनया यहाँ आ जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पुत्री हो जाती है, बिटिया। आगे देखें हम लोग, योगी का विपरीत शब्द क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर, ये योगी का आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका विपरीत शब्द ये भोगी है। दोस्तों 2022 का जब चुनाव हो रहा था, आप कुछ शॉर्ट स्टोरी बताता हूं, तो ममता बनर्जी का एक भाषण बड़ा वायरल हुआ था, आप लोगों ने सुना होगा। योगी जी पर बोली थी कि योगी नहीं ये भोगी है। तो वो चीज हमने सुना था, और उसके बाद हम एक बार यहाँ पर टेस्ट देने गए थे, यहाँ जो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जो हम उस समय यूपीएससी में तैयारी कर रहे थे, तो पीसीएस का, हफ्ते में पीसीएस का भी टेस्ट होता था। तो उसमें जो सेकंड पेपर होता है सीसेट का, तो उसमें ये आया था। तो हमें पता नहीं था कि योगी का क्या होता है, तब हमने ममता बनर्जी का भाषण याद किया कि वो ऐसा बोली थी, शायद हो सकता है, तो हमने
योगी का मतलब आया था विपरीत अर्थ, तो हमने लगा दिया था भोगी। तो फिर रास्ते में जैसे ही बाहर निकला, मोबाइल से चेक किया तो सही था। तो हमारे दिमाग में वो उनका भाषण बना हुआ है, तो हम काम बन जाता है। आप लोगों को भी वैसे भी देखने से ही लग जाता है, हाँ योगी का भोगी ही होगा, विपरीत, अपोजिट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। और यहाँ पर रोगी का निरोगी, एक दूसरे के ये उल्टे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले हम लोग 15 वाला देखते हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान, धरती और आकाश के बीच का स्थान वाक्यांश के लिए क्या हो जाएगा? धरती और आकाश बीच का जो स्थान होता है दोस्तों, स्पेस होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे जरा देखें हम लोग, स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों क्या आपको पता है, यहां पर जो 16 वाले में पूछा जा रहा है कि आखिर स्वयंवर शब्द का मतलब क्या है? तो आपने कभी इसके बारे में पढ़ा है? तो देखें, ऑप्शन नंबर यहां पर जो हो जाएगा, प्रश्न जो है, स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग का मतलब ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है। उपसर्ग का मतलब पहले ही जुड़ जाता है। और यहां पर आपको एक मिलेगा प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय ये बाद में जुड़ता है, ये बाद में। तो यहां पर ये आप लोग समझ गए। तो स्वयंवर में कौन सा उपसर्ग है? ये स्वयं है, स्वयं प्लस वर। तो यहां क्या हो जाएगा? स्वयंवर हो गया। तो यहां पर आप समझ गएंगे, भूलेंगे नहीं मेरे भाई। स्वयंवर का मतलब क्या होता है कि जो लड़कियां अपने से अपने पति का चुनाव करती हैं, उन्हें स्वयंवर कहते हैं। तो यहां पर ये चीज क्लियर है आपसे, कोई डाउट नहीं। चलते हैं हम लोग, मिलते हैं आप प्रश्न संख्या 17 में। यहां पर दिया है साथियों, प्रत्यय से भी आ गया। लो, प्रत्यय को याद किए। ईया, ईया प्रत्यय से बना शुद्ध शब्द क्या है? तो दोस्तों हम लोग को जब मतलब पुल्लिंग से हम लोगों को स्त्रीलिंग बनाना होता है, तो हम लोग ई लगा देते हैं, तो ईया लगा देते हैं, बन जाता है। जैसे बेटा बिटिया, डिब्बा डिबिया, तो ऐसे कर देते हैं ना, तो ईया लगा देते हैं, बन जाता है। तो ऐसे ही है, डब्बा होता है और डब्बा में ईया लगा देता है तो डिबिया बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ये यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 17 का सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे जरा हम लोग देखें, गाल बजाना। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हम लोग जानते हैं मेरे भाई, डिंग मांगना, डिंग मारना, डिंग हाँकना। खूब बड़े बड़े लोग आपके भी ग्रुप में कई सारे लोग होंगे, ऐसे डिंग मारेंगे कि पता नहीं चलता है। आगे देखें हम लोग, मन अनुकूलन का संधि क्या है? तो मेरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आप नहीं पढ़े होगे ना, तब पर भी कर लोगे, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। हमारे गांव में एक कहावत है कि दिमाग लगाओगे तो मुर्गा भी अंडा देगा। कैसे देगा? वो दिमाग लगाने पर देगा। फिलहाल आप यहाँ पर दिमाग लगाएं। मन अनुकूल का संधि क्या है? तो हाँ आप देखें, तो सब में मनो 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 दिया है, यहाँ पर यहाँ मनो दिया है, ये तो होगा नहीं। अब आप देखिए, नुकूल, यहाँ पर एक न पे छोटा ऊ लगा है, क पे बड़ा ऊ लगा है। तो यहाँ पर देखिए उल्टा कर दिए, गलत। यहाँ पर भी वही गलती। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर भी वही गलती। न पे छोटा, ये यहाँ पर सही है, तो मनोकूल हो जाएगा। आप मात्रा से भी यहाँ पर थोड़ा सही गलत का फैसला कर सकते हो, सिर्फ वही जोड़ ज्वाइंट वाले से नहीं, बाकी और से भी कर सकते हो। यहाँ देखिए, महाजन शब्द में समास क्या है? तो महाजन, महान है जो जन, तो जिसमें भी जो आ जाए, तो जो आ जाए, जिस आ जाए, तो हाँ आप लोग समझ लीजिए ये कर्मधारय समास है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ आप समझ गए होंगे, यहाँ पर ये प्रश्न, ये 20 का आपका क्या हो जाएगा? तो आप समझ गए यहाँ पर। तो महाजन का एक कर्मधारय समास है, इसका अर्थ क्या हो जाता है? महान है जो जन, यानी कर्मधारय समास। और द्वंद्व में तो आप लोग जानते हैं, द्वंद्व में क्या होता है कि यहाँ पर एक हाइफन का प्रयोग एक टाइप का होता है, राजा रानी, माता पिता, भाई बहन, ऐसे। और अव्ययी में क्या होता है कि जो हमारा मुख्य वाक्य होता है वो पहले या पहले प्रकट हो जाता है, जैसे यथाशक्ति, यथासंभव, ये हो गए। और दिगु में क्या होता है? एक संख्यावाचक होता है, जैसे पंचमेल, पंचमेश्वर, जिसमें संख्यावाचक आता है। तो समझ गए आप। आगे यहाँ पर हमारा 20 हो गया। 21 को अगर हम लोग देखें यहाँ, तो हमसे क्या आपके हमारे सामने आ रहा है? शुद्ध वाक्य को हमें बताना है। शुद्ध वाक्य बताना है किसका? मेले में बच्चा खो गई। तो मेरे भाई क्या ये सही है? मेले में बच्चा खो गई गलत है। तो इसका सही क्या होगा? बच्चा मेले में खो गया बच्चा, ये भी सही नहीं है। यहां पर ये हो जाएगा, बच्चा खो गया, बच्चा मेले में खो गया। तो ऑप्शन नंबर ए, 21 वाला आपका यही सही होगा। 21 वाले का आपका क्या सही हो जाएगा? ए, यही हो जाएगा, ए वाला। तो उम्मीद है समझ गए आप, कोई इसमें डाउट नहीं है।
यहाँ पर देखिए अशुद्ध में आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है यानी गलत है। तो यहाँ पर देखिए अधीन, हम आपके अधीन नहीं रहेंगे, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो अधीन ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन यह सही है। तो सही है, हमसे गलत पूछा जा रहा है, तो जो गलत है वही हमारे लिए उत्तर होगा, यानी ये सही हो गया तो ये उत्तर नहीं होगा। आशीर्वाद ये भी सही है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। पारलौकिक ये भी अपनी जगह पे सही है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी क्या कह सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, यानी तीनों में से ऐसा कोई नहीं है जो अशुद्ध है, सब के सब शुद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। 23 वाला को अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो आपसे पूछा जा रहा है आह कितना सुंदर दृश्य है, तो उपर्युक्त वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाने पर वाक्य कौन सा होगा। तो मेरे भाई पहले ही बताया था आपको, एक विस्मय बोधक चिन्ह होता है जो एक पाई होता है, नीचे एक ऐसे बिंदी सा होता है। तो विस्मय बोधक चिन्ह क्या होता है, जब बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा दुख, बहुत ज्यादा जश्न का प्रकट होता है तब ये आता है। तो यहाँ पर आह कितना सुंदर दृश्य है, यानी ये खुशखबरी वाला है, एक चौंकाने वाला है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ये और ये, इसको देखिए ये दोनों पहले काट दिए नहीं होंगे, तो यहाँ पर सही है, लेकिन यहाँ पर फुल विराम लगाने की जगह कामा लगा दिया, तो इसलिए यह गलत हो गया, यानी सही आपका ए है। आगे देखें 24 में, तो निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है, तो यहाँ रस पूछा जा रहा है। पंक्ति क्या है, हे सारथे हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े हैं, खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े, मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो दोस्तों यह एक वीरता का दोस्तों है, यह एक वीरता की बात यहाँ पर की जा रही है। अगर आप लोगों ने दोस्तों उसमें अगर पढ़ा होगा थोड़ा सा, तो ये वीर रस कैसे हुआ, तो आज जो अभिमन्यु बिरहा उरहा में आप लोगों ने सुना होगा ना कि अभिमन्यु जब चक्रव्यूह तोड़ने भेदने के लिए उन्हें जो है अत्यंत उत्सुक थे, तो उस समय ये आया था महाभारत में, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये वीरता से संबंधित है, वीर रस से। आगे देखें रामचरितमानस नामक महाकाव्य की शैली मुख्यतः क्या है, तो रामचरितमानस महाकाव्य की रचना शैली क्या है, तो उसमें जानते हैं दोहा और चौपाई में लिखी गई है। जैसे भी रामचरितमानस पिछले साल बड़ा विवाद में रहा, उसके एक दोहा को लेकर, कौन सा दोहा था वो आप लोग जानते हैं, ढोल गंवार सूद पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जिस पर यूपी के सदन में बड़ा बवाल हुआ था। तो यही है दोहा और शैली में। आगे देखें हम लोग, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसी टाइप का एक गाना भी है, आप लोगों ने सुना होगा सलमान खान का, प्रेम रतन धन पायो। तो पायो जी मैंने राम रतन पायो पंक्ति का आधार सही अलंकार क्या है, तो इसमें सही अलंकार क्या है मेरे भाई, इसमें क्या हो रहा है, उपमेय में उपमान का स्वरूप मान लिया गया है, तो यही है रूपक। ऐसा जहां होता है रूपक अलंकार हो जाता है, यानी एक तरीके से आपने प्रेम रतन धन पायो, यानी बढ़ा चढ़ाकर काल्पनिकता की बात एक तरह से की जा रही है, यही है। यहां देखिए मथुरा और वृंदावन में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मेरे भाई ब्रज, सीधा कोई दिक्कत नहीं। आगे देखें, भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है, तो भाषा का कौन सा कौशल बच्चा सबसे पहले सीखता है, तो मेरे भाई सुनता है और समझता है, तुरंत लिखने नहीं लगेगा, तुरंत पढ़ेगा नहीं, बोलेगा नहीं, पहले सुनेगा और समझेगा, उसके बाद वो बोलना शुरू करता है। यहां देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे, तो प्रतीक एक पत्रिका थी, उसके संपादक कौन थे दोस्तों, तो उसके संपादक यहाँ पर इलाचंद्र जोशी नहीं होंगे, यहाँ पर अज्ञेय ही होंगे। 29 का आपका कौन सा हो जाएगा साथियों, 29 का आपका क्या हो जाएगा, इसके अज्ञेय थे, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। और महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो यामा पर मिला था। आप लोग जानते हैं यामा काव्य संस्करण भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा को। इनका और अगर देखेंगे तो निहार, नीरजा, रश्मि, ये सब भी महादेवी की ही रचना है, लेकिन उनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो यामा के लिए मिला था। तो दोस्तों हमारा 2 पार्ट यहाँ पर हम लोग सीडीपी और हिंदी को पढ़ लिए। अब इसको हम लोग पार्ट 1 रूप में इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अब इसी टेस्ट सीरीज जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तीसरी वाली, इसी का पार्ट बी लेकर आएंगे, और उसमें मैथ, आईबीएस, बाकी सब उसमें इंक्लूड होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग, मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। नमस्कार।